नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, हम इकोनॉमिक्स की सीरीज चल रही है हमारी, मतलब कंप्लीट जीके जीएस सीरीज है जिसमें इकोनॉमिक्स चल रही है। तो दोस्तों, आज हम जो शुरू करने वाले हैं वो है आपका बैंकिंग सेक्टर। कौन सा सेक्टर है मित्रों? बैंकिंग सेक्टर। और बैंकिंग सेक्टर में भारत की जो व्यवस्था है उसके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं आज। ठीक है, किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? बैंकिंग सेक्टर में जो भारत में जो व्यवस्थाएं हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। और दोस्तों, यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं कि इस वाले चैप्टर के अंदर आपको समझाने वाला कुछ नहीं है। समझाने वाला कुछ नहीं है, ना तो समझाने के लिए कुछ है और ना ही समझने के लिए कुछ है। यहाँ पर यदि कुछ है तो सिर्फ रटने के लिए है और बताने के लिए। ठीक है, लेकिन इसके बाद जो भी व्यवस्था होगी बैंकिंग की, जिसमें अपन बैंकिंग प्रणाली को पढ़ेंगे। किसको? बैंकिंग प्रणाली को पढ़ेंगे। जब अपन किस तरह से भारत की बैंकिंग प्रणाली काम करती है, तब आपके लिए समझने समझने की बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें आएंगी, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आएंगी और उसको आराम से मैं समझाऊंगा भी। वैसे भी इकोनॉमिक्स से थोड़ी टफ पड़ती है, लेकिन फिर भी मैंने ये परवाह किए बिना कि बच्चों को कैसा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा तो चैनल पे आएंगे नहीं आएंगे, मैंने आपको इकोनॉमिक्स सबसे पहले करवाई। ठीक है दोस्तों, तो अपन भारत की बैंकिंग व्यवस्था के बारे में जाने उससे पहले ये जान लेते हैं कि आज के जो लेक्चर है उसमें हम क्या क्या करने वाले हैं। तो पहले हम करेंगे भारत में बैंकिंग का इतिहास क्या है। इनको हम 3 चरणों में बांटेंगे। देखो, ठीक है, पहला जो चरण है आपका वो आज़ादी तक का है, फिर आज़ादी के बाद का है, और फिर एकदम से 1991 के बाद जो एलपीजी के आपके सुधार हुए उसके बाद का है। ठीक, इसमें दोस्तों अपन प्रारंभिक चरण के अंदर पढ़ेंगे कि आज़ादी से पहले अपने पास कौन कौन से बैंक थे, फिर आज़ादी के बाद हमने उन बैंकों का क्या किया। ठीक है, आरबीआई कैसे आया। लेकिन आरबीआई के बारे में नहीं पढ़ेंगे यहाँ पर, क्योंकि आरबीआई के बारे में जब मैं पढ़ूंगा आपको, तो आरबीआई के साथ मैं आपको पूरी मौद्रिक नीति को समझाऊंगा। उसके साथ ही आपको आरबीआई पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर आरबीआई पढ़ लोगे फिर मैं बार बार आरबीआई आरबीआई कहूँगा आपसे, तो आप लोगों को दिक्कत आएगी। ठीक है, तो अपन आरबीआई को पढ़ेंगे मौद्रिक नीति के साथ में। फिर उसके बाद ये बहुत फेमस 14 राष्ट्रीय बैंक हैं, 14 बैंक हैं जिनका हमने राष्ट्रीयकरण किया था। मतलब हमने तो नहीं किया था, श्रीमती गांधी जी ने किया था, श्रीमती गांधी ने किया था, तो ये बहुत फेमस है। ठीक है, और उसके बाद जो एसबीआई है उसकी कौन कौन सी सहायक कंपनी थी, एसबीआई कैसे आया। ठीक है, 1991 जब सुधार हो गया तो उसके बाद बैंकिंग सेक्टर में क्या परिवर्तन आए। बैंकों में भारत के अंदर जो बैंकों की व्यवस्था है, जिसमें एक केंद्रीय बैंक होता है, वाणिज्यिक बैंक क्या होते हैं, औद्योगिक बैंक क्या होते हैं, भूमि विकास बैंक क्या होते हैं, विदेशी विनिमय बैंक क्या होते हैं, डाकघर बचत बैंक क्या होते हैं, आरआरबी क्या होते हैं, सहकारी बैंक जिनको आप कोऑपरेटिव बैंक्स बोलते हो वो क्या होते हैं। उसके बाद महत्वपूर्ण जो वित्तीय संस्थान है भारत के, जैसे कि आपका आईएफसीआई है, आपका आईसीआईसीआई है, एक्सिम बैंक है, सिडबी है, और आपका जो राष्ट्रीय आवास बैंक है, उसके बाद आईडीबीआई है, उसके बाद आईएफएससी है, उसके बाद एनपीसीआई है, उसके बाद माइक्रो बैंक्स हैं, और उसके बाद आप नेफेड के बारे में पढ़ेंगे, मतलब राष्ट्रीय अवसंरचना वित्त पोषण और विकास बैंक। और इसके बाद हो जाएगा हमारे भारत के अंदर जो बैंकिंग प्रणाली चलती है उसके बारे में आपको जो संपूर्ण जानकारी है वो इसी के साथ मिल चुकी होगी। ठीक है दोस्तों, तो लेक्चर हल्का सा लंबा भी हो सकता है, लेकिन इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है, तो सीधे फैक्ट है वो मैं आपको बताता चलूंगा और आप उनको देखते चलना, और जो चीज़ आपको अच्छी लगे उसका स्क्रीनशॉट लेते रहना। और फिर भी आपको सब कुछ अच्छा लगे मेरे मित्रों, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, चलो मेरे दोस्तों, तो अपन चलते हैं सीधा डिस्कशन पे। देखो दोस्तों, भारत के अंदर जो बैंकिंग सेक्टर का इतिहास है मेनली 3 तरीके से चलता है, 3 चरणों में चलता है। 3 तरीके नहीं, सॉरी, 3 चरणों में चलता है। पहला 1770 से लेकर 1947 तक का चरण है, इसको अपन बोलते हैं आज़ादी से पूर्व का समय। कौन सा? आज़ादी से पूर्व का समय। ठीक है, आज़ादी से पूर्व का समय। ठीक, दूसरा जो चरण आता है वो 1947 से 1991 तक आता है, 1947 से 1991 तक आता है। और तीसरा जो चरण है आपका वो 1991 से, जब से आपके एलपीजी सुधार हुए, ठीक है, नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह जी ने, जिसको हम राव मनमोहन मॉडल बोलते हैं, उसके बाद एलपीजी सुधार हुए। हमने आईएमएफ के दबाव में आके किया हालांकि, लेकिन सुधार हुए। उसके बाद भारत की बैंकिंग सेक्टर के अंदर क्या क्या चेंजेज आए, क्या क्या परिवर्तन आए, 3 चरणों में पूरी तरह से भारत का बैंकिंग इतिहास हो जाता है समाप्त। ठीक है,
तो दोस्तों पहले चरण के अंदर क्या हुआ, देखो पहला चरण क्या नाम है इसका, स्वतंत्रता से पूर्व का समय। कौन सा? स्वतंत्रता से पूर्व का काल। ठीक है, स्वतंत्रता से पूर्व का काल। देखो दोस्तों, भारत का पहला बैंक था बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जो 1717 में जिसकी स्थापना होती है। कब होती है? 1770 के अंदर। ठीक है, और यह भारत की तत्कालीन राजधानी, उस समय भारत की राजधानी क्या थी? कलकत्ता, और कलकत्ता में क्या हुआ था? इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, यह बैंक आगे काम करने में विफल रहा था, तो 1832 में इसका परिचालन बंद कर दिया। तो भारत का पहले बैंक का नाम बैंक ऑफ हिंदुस्तान, स्थापना 1770 में, और कहां पर की गई? भारत की तत्कालीन राजधानी कलकत्ता के अंदर। ठीक है, स्वतंत्रता पूर्व अवधि के दौरान देश में 600 से अधिक पंजीकृत बैंक हुए। स्वतंत्रता से पहले लगभग 600 से अधिक बैंक। लेकिन दोस्तों ये बैंक आज के जो बैंक चल रहे हैं उनकी तरह नहीं थे। इन बैंकों का एक ही काम था, ओनली प्रॉफिट, ओनली प्रॉफिट। अब आप बोलोगे सर ओनली प्रॉफिट पे तो ये वाले बैंक भी काम करते हैं, ये वाले प्रॉफिट पे काम करते हैं बच्चे, लेकिन ओनली प्रॉफिट पे नहीं करते। ठीक है, इनका तो केवल प्रॉफिट था। ठीक दोस्तों, स्वतंत्रता से पूर्व भारत में जो प्रमुख बैंक थे उनमें पहला बैंक था भारतीय जनरल बैंक। ठीक है, एक था अवध कमर्शियल बैंक, एक था बैंक ऑफ बंगाल, एक था बैंक ऑफ बॉम्बे, और एक था बैंक ऑफ मद्रास। कौन सा? बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास। इन तीनों बैंकों को मेरे मित्रों थोड़ा नाम इनका ढंग से याद कर लेना और इनकी सन याद कर लेना। ठीक है, बैंक ऑफ बंगाल 1809 में, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 में, और बैंक ऑफ मद्रास 1843 के अंदर। ठीक, ये तीनों बैंक हैं दोस्तों, ये तीनों बैंकों को मिलाकर ही आगे जो है वो इंपीरियल बैंक बनता है, और इस समय तक इनको प्रेसिडेंशियल बैंक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? प्रेसिडेंशियल बैंक कहा जाता था। और प्रेसिडेंशियल क्यों कहा जाता था दोस्तों? क्योंकि ये तीनों की तीनों उस समय पर क्या हुआ करते थे? प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, प्रमुख प्रेसिडेंसी हुआ करती थी। ठीक है, भारत में ब्रिटिश काल के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 बैंक स्थापित किए थे, जो अभी मैंने आपको तीनों ऊपर बताए। ठीक है, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास, और इनको क्या कहा गया? प्रेसिडेंशियल बैंक कहा गया। इन तीनों को बाद में 1921 में एक ही बैंक में बदल दिया गया। 1921 के अंदर इन तीनों बैंक जो प्रेसिडेंशियल बैंक थे उनका नाम बदल दिया गया, उनका नाम रख दिया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। क्या नाम रख दिया गया उसका? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 के अंदर। और आगे जाके मेरे दोस्तों जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है यही आपका एसबीआई कह रहा है, लेकिन अभी एसबीआई को हम अगले चरण में पढ़ेंगे। तो मेरे दोस्तों, स्वतंत्रता से पूर्व जो दूसरे महत्वपूर्ण बैंक थे भारत के अंदर वो कौन कौन से थे? तो दूसरे महत्वपूर्ण बैंकों में एक इलाहाबाद बैंक था, इसकी 1865 में स्थापना हुई थी। एक था पंजाब नेशनल बैंक, इसकी 1894 में, और एक था बैंक ऑफ इंडिया BOI 1906 के अंदर, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 1911 के अंदर, केनरा बैंक 1906 और बैंक ऑफ बड़ौदा की 1908 के अंदर स्थापना हुई थी। मतलब स्वतंत्रता के जो पहले के जो बैंक हैं वो कौन कौन से थे? तो एक तो था आपका भारतीय जनरल बैंक, एक अवध कमर्शियल, एक बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, और इनके अलावा कौन कौन से थे? तो इलाहाबाद बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, BOI बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा। और ये सारे के सारे बैंक अभी भी चल रहे हैं। आप जानते हो इलाहाबाद बैंक से लेके ये सारे के सारे बैंक अभी भी रनिंग हैं। ठीक है, अभी भी रनिंग है। ओके, अब बात कर लेते हैं मेरे दोस्तों दूसरे चरण के बारे में, जो आपका राष्ट्रीयकरण का चरण भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? राष्ट्रीयकरण वाला चरण भी बोलते हैं, क्योंकि 1947 से लेकर 1991 तक बैंकों को दबाकर राष्ट्रीयकृत किया गया। मतलब जो जितने भी बैंक आपको दिख रहे हैं ना ऊपर, प्राइवेट सेक्टर बैंक थे, इनका राष्ट्रीयकरण करके क्या कर दिया गया? इनको सरकारी बैंक बना दिया गया। ठीक है, देखो दोस्तों, जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 के अंतर्गत किया गया। कब किया गया? बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 के अंतर्गत किया गया था। कब किया गया मेरे दोस्तों? तो बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 के अंतर्गत किया गया था। ठीक, ये देखो, बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 के तहत किया गया। ठीक है मेरे मित्रों, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया। जो आप आज आरबीआई देखते हो, इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था 1949 में। लेकिन आरबीआई की स्थापना की गई थी बेटा, एक बैंकिंग एक्ट आया था 1934 का, आरबीआई अधिनियम 1934, इसके अंतर्गत की गई थी 1935 के अंदर।
मैं आपको आरबीआई के बारे में पूरी जानकारी दूंगा, पूरा पढ़ाऊंगा, लेकिन कब पढ़ाऊंगा? जब मौद्रिक नीति पढ़ाऊंगा, मौद्रिक नीति पढ़ाऊंगा, क्योंकि मौद्रिक नीति का जो सिरमौर है, मौद्रिक नीति के सिर पर जो बैठता है वो आरबीआई है। आरबीआई ही मौद्रिक नीति निर्धारित करता है। तो जब मौद्रिक नीति पढ़ाऊंगा तभी मैं आरबीआई को पढ़ाऊंगा, जिससे आरबीआई और मौद्रिक नीति आप एक साथ पढ़ोगे तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, देखो दोस्तों, अभी अपन इंपीरियल बैंक की बात कर रहे थे। अब 1947 से अपन चले हैं, तो 1947 से पहले 49 आया सबसे पहले। 47 से चलने के बाद तो जो बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 पारित किया गया और इसके द्वारा आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया 1949 में कि भाई आरबीआई क्या है, वो हमारा राष्ट्रीयकृत बैंक है, उसका ब्रिटेन से कोई लेना देना नहीं। ठीक, इसके बाद में 1955 आया, तो 1955 में अपन लोगों ने क्या किया कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 में नाम क्या रखा गया था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। किसका? प्रेसिडेंशियल बैंक ऑफ इंडिया का। तो प्रेसिडेंशियल जो बैंक थे, 3 थे, बॉम्बे, मद्रास और बंगाल वाला, तीनों को मिला के पहले बनाया गया प्रेसिडेंशियल बैंक, फिर इंपीरियल बैंक 1921 में। और 1955 में क्या हुआ, इस इंपीरियल बैंक का क्या कर दिया? राष्ट्रीयकरण, और इसका नाम रख दिया गया मेरे भाइयों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्या नाम रख दिया गया? SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसका नाम रख दिया गया। ठीक है, जो वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है। सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? आपका SBI है। ठीक है, उसके बाद आता है 1969 से 1991 की समय अवधि। इसके बीच में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 14 प्रमुख बड़े थे आरबीआई और एसबीआई के बाद भारत के, उन सबका क्या कर दिया गया मित्रों? राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। ठीक है, ये वे बैंक थे जिनकी राष्ट्रीय जमा राशि 50 करोड़ से अधिक थी। मतलब एक यदि बैंक के पास 50 करोड़ या उससे ज्यादा की जमा पूंजी थी तो उसको क्या कर दिया गया? राष्ट्रीयकृत कर दिया गया, उनका नेशनलाइज किया गया, उनको प्राइवेट से सरकारी बना दिया गया। आप बोलोगे सर ये तो बड़ी अच्छी बात है, प्राइवेट आदमी को सरकारी जॉब मिली है। ये बैंकों का चक्कर भैया, बैंक वाले के लिए बड़ी दुख की बात थी। 1969 में दोस्तों 14 राष्ट्रीयकृत बैंक थे। मतलब जो 14 बैंक थे जिनका राष्ट्रीयकरण किया गया था, इनका नाम आप याद कर लेना, आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी लेकिन फिर भी कर लेना। ये जो पूरे नाम है उनको थोड़ा सा देख लेना। तो इलाहाबाद बैंक को किया गया, बैंक ऑफ इंडिया को, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, हालांकि बहुत कठिन नाम नहीं है। ठीक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, देना बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सिंडिकेट बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड बैंक और यूको बैंक, इन सब का किया गया 1969 के अंदर राष्ट्रीयकरण किया गया। ठीक है, किसके अंदर? 1969 के अंदर। अब दोस्तों 1971 से आगे चलते हुए आता है सन 1980 का। कब आता है? 1980 का। इस समय पर भी 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो अब राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी हो गई? 20। भाई 14 किए गए 1969 में और 6 किए गए 1980 के अंदर। तो टोटल संख्या कितनी हो जाती है मित्रों? तो हो जाती है 20। ये 6 कौन कौन से थे? तो आंध्रा बैंक था, कॉरपोरेशन बैंक था, न्यू बैंक ऑफ इंडिया था, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, पंजाब एंड सिंध बैंक और एक विजय बैंक। विजय बैंक, ठीक है, जिसको आप विजया बैंक भी बोलते हो, ये वही विजय बैंक है। ठीक है दोस्तों, तो टोटल मिलाकर कितने हो गए? 20 हो गए। कितने बैंक? 20 बैंक। अब चलते हैं अपन थोड़ा सा और आगे। इनके अलावा दोस्तों क्या था? इनके अलावा देखो एसबीआई कब बना? 1955 के अंदर। एसबीआई कब बन गया? 1955 के अंदर। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया 1955 में और बना दिया क्या? एसबीआई। अब एसबीआई की ही 7 सहायक कंपनियां थी। एसबीआई की 7 सहायक कंपनियां थी। इन 7 सहायक कंपनियों का नाम था दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, हैदराबाद, एसबीबीजे, मैसूर, त्रावणकोर, सौराष्ट्र और इंदौर। 1959 के अंदर इनका क्या किया गया था? राष्ट्रीयकरण किया गया था। लेकिन 2017 में स्टेट बैंक में ही इन सबका विलय कर दिया गया। ठीक है, 2017 में अंतिम रूप से एसबीआई के अंदर ही इन 7 सहायक कंपनियों का विलय कर दिया गया। ठीक है, तो राष्ट्रीयकरण कब किया गया था एसबीआई की सहायक कंपनियों का? तो 1959 के अंदर। ठीक, और एसबीआई के अंदर ही विलय कर दिया गया, वो 2017 के अंदर किया गया था। ठीक है मेरे मित्रों, अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। तो दोस्तों अब आ जाता है अपना तीसरा चरण। तीसरे चरण की जब हम बात करते हैं मेरे मालिक, मेरे बच्चों, तो उदारीकरण या बैंकिंग। ठीक है, इसको कौन सा युग बोलते हैं? उदारीकरण का युग या फिर बैंकिंग क्षेत्र में सुधार का चरण। बैंकिंग क्षेत्र में सुधार का चरण। ठीक है दोस्तों, इस समय पर क्या हुआ था? एलपीजी का मतलब मैं आपको बताता हूँ। आप बोलोगे सर बार बार एलपीजी एलपीजी कह रहे हो, सुबह एलपीजी पे पराठे बना के खा के आए। तो बेटा ये एलपीजी वो नहीं है, ये एलपीजी है आपका उदारीकरण
उदारीकरण, निजीकरण और एक है आपका वैश्वीकरण। कौन सा? वैश्वीकरण। ठीक है, जी का मतलब है आपका वैश्वीकरण, ठीक है, पी का मतलब है आपका निजीकरण और एल का मतलब है उदारीकरण। ठीक है, क्या है? एल का मतलब उदारीकरण, पी का मतलब निजीकरण और जी का मतलब है वैश्वीकरण। ठीक है मेरे मित्रों, तो देखो दोस्तों, इसके अंतर्गत क्या किया गया था? भारतीय अर्थव्यवस्था को खोल दिया गया था। भारत की जो इकोनॉमी है उसको ओपन कर दिया गया था। उसको क्या कर दिया गया था मित्रों? ओपन कर दिया गया था। ओपन करने का मतलब ये नहीं इस पर कोई ताला लगा था वो खोल दिया था, मतलब इसके अंदर जो लाइसेंस वाला सिस्टम था उसमें बहुत ज़्यादा क्या दी गई थी? ढील दी गई थी। क्या दी गई थी? ढील दी गई थी। ठीक है, और दूसरा, भारत की अर्थव्यवस्था को विदेशी कंपनियों के लिए ओपन कर दिया गया था। तो इस समय पर जब विदेशी कंपनियां आएंगी दोस्तों आपके देश के अंदर, आपके शहर के अंदर, तो ऑब्वियसली आपकी बैंकिंग व्यवस्था है वो बहुत शानदार होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो बैंकिंग व्यवस्था में जो सुधार था वो अगला कब किया गया था? तो 1991 में किया गया था। इसी को उदारीकरण या बैंकिंग क्षेत्र सुधार का चरण कहा जाता है। ठीक है, सबसे बड़ा विकास दोस्तों इसमें क्या था? भारत में निजी बैंकों की शुरुआत हो गई। इस समय पर क्या था? निजी बैंकों की शुरुआत। मतलब अब तक क्या हो रहा था कि हम निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर करके उनको सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक बना देते, लेकिन इस समय पर क्या था? निजी बैंकों को भी बढ़ावा दिया जाने लगा। ठीक है, आरबीआई ने निजी क्षेत्र के 10 बैंकों को देश में खुद को स्थापित करने के लिए लाइसेंस दिया था। ठीक है, कौन कौन से 10 बैंक थे दोस्तों? तो ग्लोबल ट्रस्ट, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एक्सिस, ये दो बैंक जो आप देख रहे हो भारत में बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त की है इन्होंने। हालांकि आईसीआईसीआई बैंक ने बहुत की है। पीएनबी, इंडस इंड, ठीक है, जो आप देखते हो इंडस इंड, INDUSIND, जो इंडस इंड है वो वाला। ठीक है, सेंचुरियन, ठीक है, IDBI, ठीक है, टाइम्स बैंक और विकास क्रेडिट बैंक। तो ये जो 10 बैंक हैं, पहली बार 10 प्राइवेट बैंकों को आरबीआई ने लाइसेंस दिया कि आप बैंकिंग व्यवस्था कर सकते हैं, बैंकिंग क्षेत्र में आप आ सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं मित्रों थोड़ा सा और आगे। अब देख लेते हैं दोस्तों भारत के अंदर जो बैंकों की व्यवस्था है, बैंकिंग व्यवस्था है, वो किस तरह की है। तो उस बैंकिंग व्यवस्था में सबसे पहले आता है सेंट्रल बैंक, जिसको अपन केंद्रीय बैंक बोलते हैं। ये क्या होता है दोस्तों? किसी भी देश का या अन्य क्षेत्र का वह मौद्रिक प्राधिकरण होता है। मौद्रिक प्राधिकरण का मतलब होता है आपकी मुद्रा के ऊपर, मुद्रा से संबंधित जितने भी नियम हैं उनके ऊपर पूरा नियंत्रण किसका होता है? तो केंद्रीय बैंक का होता है। ठीक है, जो उसकी मुद्रा नीति का क्या करता है? मुद्रा नीति का क्या करता है मित्रों? संचालन करता है और उसकी बैंक व्यवस्था पर निगरानी करता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं दोस्तों वाणिज्यिक बैंक। वाणिज्यिक बैंक क्या होता है? देखो जैसे इनके नाम से ही हो रहा है, ये क्या करते हैं? व्यापार वाणिज्य। व्यापार वाणिज्य में सबसे ज्यादा भूमिका कौन निभाएगा? सबसे ज्यादा भूमिका कौन निभाएगा व्यापार वाणिज्य के अंदर? तो दोस्तों वो दिखाते हैं आपके वाणिज्यिक बैंक। यह एक वित्तीय संस्थान है जो अपने ग्राहकों की औद्योगिक एवं व्यापारिक आवश्यकता की पूर्ति है तो ऋण, जमा, ठीक है, बचत खाते, ठीक है, ओवरड्राफ्ट आदि की क्या करता है दोस्तों? सुविधाएं प्रदान करता है। ये संस्थाएं व्यक्ति को ऋण देकर और ऋण पर ब्याज अर्जित करके पैसा कमाती हैं। ठीक है, जो भी लेन देन वाले बैंक होते हैं जो व्यापार और वाणिज्य के लिए ऋण वगैरह देते हैं, ठीक है, और व्यापार आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, जमा भी लेते हैं, ऋण भी लेते हैं, बचत खाते वाते सारा को मेंटेन करते हैं और आपको उल्टा ब्याज देते हैं। वो कैसे बैंक होते हैं? वाणिज्यिक बैंक होते हैं। ठीक है, अगला है दोस्तों औद्योगिक बैंक। कौन सा? औद्योगिक बैंक। देखो इसके नाम से ही हो रहा है औद्योगिक बैंक, उद्योगों के लिए बैंक। तो उद्योग धंधों को दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध करवाता है एवं दीर्घकालीन जमा को स्वीकार करता है। क्या करता है? दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध करवाता है और दीर्घकालीन जमा को स्वीकार करवाता है। ठीक है, अब भूमि विकास बैंक, ये क्या है? कृषकों को देगा। भाई भूमि से संबंधित तो कृषक ही है ना, अंबानी जी थोड़ी है। तो दीर्घकालीन ऋण देता है कृषकों को। कौन देता है? भूमि विकास बैंक। अब आते हैं विदेशी विनिमय बैंक पे। तो ये बैंक विदेशी विनिमय बिलों का क्रय विक्रय करके विदेशी व्यापार के लिए वित्त की व्यवस्था करते हैं। क्या करते हैं? विदेशी व्यापार के लिए वित्त की व्यवस्था। तो विदेशी व्यापार के लिए वित्त की व्यवस्था कौन करता है? विदेशी विनिमय बैंक। किस प्रकार करते हैं? तो विनिमय बिलों का क्रय विक्रय करके। ठीक है, क्या करते हैं? विनिमय बिलों का क्रय विक्रय करके। अब डाकघर बचत बैंक, आप लोगों ने बहुत कुछ सुना होगा, ग्रामीण क्षेत्रों में छोटी छोटी बचत करते हैं लोग, उसके बाद उसको कहाँ जमा कराते हैं? तो पोस्ट ऑफिस अकाउंट में। ठीक है, ये वही वाला है। ठीक है, अपनी बचत को पोस्ट ऑफिस में जमा कराते हैं
तो पोस्ट ऑफिस ही एक तरह से किस तरह का काम करती है, बैंक का काम करती है। मतलब ऐसे क्षेत्र जहां अभी तक बैंकिंग व्यवस्था नहीं पहुंची है, बैंक नहीं पहुंच पाए, वहां पर डाकघर ही बैंक का काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसीलिए उनको क्या बोलते हैं, डाकघर बचत बैंक। ठीक। ग्रामीण क्षेत्रों में छोटी बचतों को प्रोत्साहित करने के लिए, छोटी बचतों को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सा है, तो ग्रामीण क्षेत्र में डाकघर बचत बैंक है। ठीक है। अब आरआरबी की अपन बात कर लेते हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, आरआरबी। इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों 26 सितंबर 1975 को। कब की गई, 26 सितंबर 1975 को। ठीक है। अध्यादेश और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम। ठीक है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 के प्रावधानों के तहत 1975 वर्ष 1975 में, हाँ देखो दोस्तों, एक बैंकिंग अधिनियम आया था, ग्रामीण बैंक अधिनियम। ये अधिनियम तो आया था 1936 के अंदर। ठीक है। लेकिन इससे पहले यहाँ पर एक अध्यादेश आया था, अध्यादेश क्या होता है, राष्ट्रपति जो आपके 123 के अंदर निकालती हैं, 123 130 के अंतर्गत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। तो 1975 में क्या किया, राष्ट्रपति ने एक अध्यादेश निकाला और उस अध्यादेश के माध्यम से आरआरबी की स्थापना हो गई। और उसी अध्यादेश को बाद में 1976 में ग्रामीण बैंक अधिनियम करके एक अधिनियम का, एक एक्ट का रूप दे दिया गया। तो जब आपके अध्यादेश को संसद साधारण बहुमत से पास कर देती है, तो फिर वो आपका अध्यादेश जो होता है वो कानून का रूप ले लेता है और फिर उसको अध्यादेश ना कहकर अधिनियम कहा जाता है। ठीक है। तो इसकी स्थापना तो 1975 में ही हो गई थी अध्यादेश के माध्यम से, लेकिन उसका जो कानून है उसको 1976 में बना दिया गया। ठीक है दोस्तों। अब आरबीआई वित्तीय संस्थान कृषि और अन्य ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पर्याप्त ऋण सुनिश्चित करते हैं। आरआरबी किसको देते हैं ऋण, तो कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। भाई उनका नाम ही है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। ठीक है। आरआरबी में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और प्रवर्तक बैंक, एक बैंक का प्रवर्तन होता है, एक बैंक प्रवर्तक बैंक जरूर लगा होता है, संलग्न होता है आरआरबी के साथ में। उनकी भागीदारी 50%, 50:15:35 में होती है। ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं मित्र थोड़ा सा और आगे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सहकारी बैंकों के बारे में। किसके बारे में, सहकारी बैंकों को, कोऑपरेटिव बैंकों के बारे में। ठीक है। वे बैंक जिनका गठन एवं कार्यकलाप सहकारिता के आधार पर होता है, वे बैंक जिनका गठन एवं कार्यकलाप सहकारिता के आधार पर होता है। ठीक है। इनको वित्तीय सहायता किससे प्राप्त होती है, तो आरआरबी से प्राप्त होती है, सॉरी आरबीआई से प्राप्त होती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से डायरेक्टली इनको क्या होता है, वित्तीय सहायता प्राप्त होती है। इनका उद्देश्य क्या है मेरे मित्रों, तो इनका मुख्य उद्देश्य कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र के लिए अधिक साख सुविधाएं या क्रेडिट जो होते हैं वो उपलब्ध करवाना। ये संस्थाएं वित्तीय समावेशन में सहायक होती हैं। क्या होती हैं, वित्तीय समावेशन में सहायक होती हैं। कौन सी संस्थाएं, सहकारी बैंक। जो कोऑपरेटिव बैंक होते हैं, ठीक है, वो वित्तीय सहायता कहाँ से प्राप्त करते हैं दोस्तों, तो आरबीआई से डायरेक्टली करते हैं। इनका उद्देश्य क्या है, तो कृषि और ग्रामीण क्षेत्र के लिए अधिक क्रेडिट जो है उनको उपलब्ध कराना। और ये संस्थाएं क्या करती हैं, वित्तीय समावेशन का भी काम करती हैं। ठीक है। अब देख लेते हैं दोस्तों भारत में सहकारी बैंकों की क्या स्थिति है, किस तरह से इनका प्रकार है, किस तरह से इनका वर्गीकरण है। ठीक है। तो दोस्तों पहला आता है आपका प्राथमिक सहकारी साख समितियां। क्या आता है, प्राथमिक सहकारी साख समितियां आती हैं। ये कृषि क्षेत्र हेतु अल्पकालीन ऋण सुविधा प्रदान करते हैं। कृषि क्षेत्र हेतु क्या करते हैं, अल्पकालीन ऋण सुविधा प्रदान करते हैं। दूसरे नंबर पे आता है आपके केंद्रीय अथवा जिला। इसके अंदर केंद्रीय थोड़ा सा, इसके अंदर केंद्र जो होता है ना, केंद्रीय वो होता है नीचे, राज्य ऊपर होता है। इसमें जो केंद्र होता है, केंद्रीय जिस पर नाम होता है वो बैंक होता है नीचे। ठीक है। और जिस पर राज्य लिखा होता है वो बैंक होता है ऊपर। कहाँ होता है, ऊपर। ठीक है। तो केंद्रीय अथवा जिला सहकारी बैंक, तो जिला सहकारी बैंकों को केंद्रीय सहकारी बैंक भी बोलते हैं। ठीक है। ये जिला स्तर पर होते हैं। प्राथमिक सहकारी ऋण समितियों पर नियंत्रण रखते हैं, ऊपर वालों पर। ठीक है। और राज्य सहकारी बैंक है, उनसे वित्तीय सहायता लेकर प्राथमिक को देते हैं। मतलब मीडिएटर होते हैं, ऊपर से लेते हैं, ऊपर से लेने के बाद उसको नीचे वाले को प्रदान कर देते हैं। ठीक है। अब बात कर लेते हैं राज्य सहकारी बैंकों के बारे में। तो राज्य सहकारी बैंक क्या होता है, तो राज्य का शीर्ष सहकारी बैंक क्या होता है, राज्य सहकारी बैंक। यह आरबीआई से वित्तीय सहायता लेकर अन्य को उपलब्ध करवाता है। भैया ये तो हैं बीच वाले भैया, बड़े भैया से पैसा लेके राज्य सहकारी बैंक पाया जाता है। राज्य सहकारी बैंक वाले जिला सहकारी बैंक को, जिला सहकारी बैंक वाले प्राथमिक सहकारी साख समितियों को ऋण उपलब्ध करवाते हैं। और ये उठाए कहाँ पहुंचा देते हैं उसको, तो इसको पहुंचाते हैं कृषि क्षेत्र में। ठीक है। अल्पकालीन ऋण सुविधा। और आरआरबी क्या है, दीर्घकालीन। ठीक है।
भूमि विकास बैंक है वो कृषकों को दीर्घकालीन देता है, ठीक है। और ये जो आपके प्राथमिक सहकारी साख समितियां जो कृषि क्षेत्र में, ये अल्पकालीन ऋण देती है। तो अल्पकालीन और दीर्घकालीन का अंतर दिमाग के अंदर रखना, क्योंकि यहाँ से आपसे पूछ लेते हैं अल्पकालीन और दीर्घकालीन के बारे में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अन्य महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थान कौन कौन से हैं भारत की बैंकिंग सेक्टर के अंदर, बैंकिंग प्रणाली के अंदर, ठीक है। तो पहला है मेरे भाइयों भारतीय औद्योगिक वित्त निगम। नाम क्या है इसका? भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, IFCI। क्या? IFCI। क्या? IFC और I, ठीक है। स्थापना हुई थी 1948 में। हेडक्वार्टर है इनका नई दिल्ली में। हेडक्वार्टर और स्थापना याद करते रहना, स्थापना भले ही रह जाए, हेडक्वार्टर याद करते रहना, ठीक है। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम को 1 जुलाई 1993 को सार्वजनिक कंपनी के रूप में परिवर्तित कर दिया गया था और तब से इसे भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड के रूप में जाना जाता है। मतलब जो औद्योगिक वित्त निगम था उसको 1993 के अंदर सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी बना दिया गया। अब इसको किस नाम से जानते हैं? तो भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड के नाम से जानते हैं, ठीक है। इस विकास बैंक की स्थापना का मुख्य उद्देश्य औद्योगिक क्षेत्र को सहायता प्रदान करना, उनकी मध्यम और दीर्घकालीन वित्तीय जरूरतों को पूरा करना है। क्या करना है? मध्यम और दीर्घकालीन जो जरूरतें हैं उनको पूरा करना। शॉर्ट टर्म जरूरतों को ये पूरा नहीं करता। ये मध्यम और या फिर दीर्घकालीन, या तो कम से कम 1 साल या 1 साल से ऊपर, ठीक है। भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम ICICI, ये आपने बड़ा नाम सुना होगा, ICICI, ठीक है। इसकी स्थापना होती है मेरे मित्रों 1955 में। कब होती है? 1955 में। और 1994 में क्या हुआ? ICICI बैंक की स्थापना की। पहले ये बैंक नहीं था, पहले ये निगम था, ठीक है। क्या था? ये निगम था, लेकिन फिर इस निगम के सामने बैंक और लगा दिया गया। मतलब ये है कि पहले ये सिर्फ दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध करवाता था उद्योगों को, लेकिन अब क्या करता है? ये आम जनता की जमाएं भी स्वीकार कर सकता है, पहले ये जमाएं स्वीकार नहीं करता था, केवल दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध करवाता था, उद्योग धंधों के लिए ही काम करता था, आम पब्लिक के लिए काम नहीं करता था। हेडक्वार्टर है मेरे दोस्तों मुंबई के अंदर इसका उद्देश्य है भारतीय उद्योगों को दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध करवाना। मतलब मध्यम और दीर्घकालीन औद्योगिक वित्त निगम, और केवल दीर्घकालीन तो वो ICICI बैंक। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, अगला बैंक है आपका भारतीय आयात निर्यात बैंक या एग्जिम बैंक। कौन सा? भारतीय आयात निर्यात बैंक या एग्जिम बैंक। इसकी स्थापना संसदीय अधिनियम एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत 1982 में की गई थी। कब की गई? 1982 में। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के वित्त पोषण, इसे सुविधाजनक बनाना और बढ़ावा देने के लिए शीर्ष वित्तीय संस्थान के रूप में कार्य करते हैं। किसके? शीर्ष वित्तीय संस्थान के रूप में भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के वित्त पोषण के लिए और से अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए। यह बैंक मुख्यतः दोस्तों भारत से किए जाने वाले निर्यात के लिए ऋण उपलब्ध करवाता है। किसके लिए? निर्यात के लिए। निर्यात करते समय यदि किसी व्यक्ति को जरूरत पड़ रही है ऋण की, देखो उद्योग तो है नहीं, अब औद्योगिक बैंक तो देंगे नहीं, वाणिज्यिक बैंक तो देंगे नहीं, तो कौन देगा? आयात निर्यात बैंक देगा। निर्यात के लिए तो जरूरत पड़ रही है आपको धन की। भाई मेरा मतलब ये नहीं है कि आप धन को निर्यात करोगे, मतलब आप जो बुनियादी ढांचा है वो तो बनाओगे ना भाई, चीज़ों की आपूर्ति तो करोगे। किस चीज़ का भाई एक्सपोर्ट करोगे? ठीक है, तो देख लेते हैं किस चीज़ के लिए देता है। तो भारत के विकासात्मक एवं बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं, उपकरणों, वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात के लिए विदेशी खरीदारों और भारतीय आपूर्तिकर्ताओं को आवश्यक सहायता देना इसमें शामिल है। ठीक है, मतलब विदेशी खरीदारों को भी देता है और भारतीय को भी देता है, दोनों को देता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक या फिर सिडबी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिडबी को बहुत पूछा है, सिडबी को हर एक एग्जामिनेशन से बहुत पूछा। ठीक है, तो हेडक्वार्टर लखनऊ में, स्थापना 1990 में। उद्देश्य तो दोस्तों ये भारत की एक स्वतंत्र वित्तीय संस्थान है जो सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों की वृद्धि एवं विकास के लक्ष्य को स्थापित करता है। यह लघु उद्योग क्षेत्र के संवर्धन एवं वित्त पोषण और विकास तथा इसी तरह की गतिविधियों में लगी अन्य संस्थाओं के कार्यों में समन्वयन के लिए प्रमुख वित्तीय संस्थान है। ठीक है मेरे मित्रों, लघु उद्योग क्षेत्र के संवर्धन के लिए आपने मध्यम पढ़ा, दीर्घकालीन पढ़ा,
सिडबी केवल लघु उद्योगों के लिए, एमएसएमई क्षेत्र के लिए है केवल। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। एमएसएमई क्षेत्र को लघु उद्योगों को लघु अवधि का, लघु उद्योगों को लघु अवधि का ऋण। ठीक है, सीधी सीधी बात है इसकी, लघु उद्योगों को लघु अवधि का ऋण। अब चलते हैं मित्रों थोड़ा सा और आगे। अब बात करते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय आवास बैंक हेडक्वार्टर है नई दिल्ली के अंदर। भारत में आवासीय वित्त के लिए, आवासीय वित्त का मतलब है आपको घर बनाने के लिए ऋण, घर बनाने में वित्त या ऋण, घर बनाने में वित्त। ठीक है, उसके लिए सर्वोच्च संस्था कौन सी है? तो राष्ट्रीय आवास बैंक है, हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर है। स्थापना 1988 में होती है और संसद के एक एक्ट के द्वारा होती है। ठीक है, उसका नाम था राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम 1987। अब आप बोलोगे सर इन चीज़ों के लिए अधिनियम की आवश्यकता क्यों होती है, इन चीज़ों के लिए अधिनियम क्यों लाते हैं बार बार? तो बेटा जब तक इसके लिए विशेष नियम नहीं होंगे, एक्ट के अंदर क्या होता है, कानून होते हैं भाई, बिना कानून के पैसे का काम चल सकता है? फिर वही हवाला वाले टॉपिक बढ़ेंगे, इसीलिए हर चीज़ के लिए कानून लेके आते हैं। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है मेरे मित्रों? तो आवास वित्त संस्थानों के उन्नयन के लिए एक प्रधान एजेंसी के रूप में कार्य करना एवं ऐसे संस्थानों को वित्तीय और अन्य सहायताएं उपलब्ध करवाना। मतलब एक प्रधान एजेंसी के रूप में काम कर रही है जो अन्य आवासीय वित्त संस्थान है उनको उन्नयन के लिए। ठीक है, आवास वित्त संस्थानों की सुदृढ़ वित्तीय आधार पर वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए उन्हें निर्देश जारी करना। ठीक है, अगला काम है इसका, अनुसूचित बैंकों, आवास वित्त संस्थानों अथवा केंद्रीय, राज्य अथवा प्रांतीय अधिनियम के तहत स्थापित किसी प्राधिकरण जो गंदी बस्ती पुनर्विकास के कार्य में लगे हैं को ऋण एवं अग्रिम प्रदान करना। ठीक है दोस्तों, आवास के उद्देश्य से संसाधन जुटाना एवं आवास हेतु ऋण प्रदान करने के लिए योजनाएं करना। आवास हेतु ऋण प्रदान करने के लिए योजनाएं तैयार करना। ठीक है मेरे मित्र, अब चलते हैं अपन थोड़ा सा और आगे। अब देख लेते हैं मेरे भाइयों भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI के बारे में। ठीक है, इसकी स्थापना होती है 1964 में, हेडक्वार्टर इसका मुंबई में। उद्देश्य है इसके देश के औद्योगिक क्षेत्र को वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध कराना। 1 अक्टूबर 2004 से यह बैंक वाणिज्यिक बैंक के रूप में भी काम कर रहा है। वाणिज्यिक बैंक का मतलब है दोस्तों ये व्यापार के लिए भी ऋण प्रदान कर रहा है। किसके लिए? व्यापार के लिए भी ऋण प्रदान कर रहा है। ठीक, औद्योगिक तो ये था ही, अब वाणिज्यिक भी है, वाणिज्यिक फॉर्म में भी काम कर रहा है। ये व्यापार के लिए भी मध्यम एवं दीर्घकालीन ऋण प्रदान कर रहा है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र के बारे में। तो स्थापना होती है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा प्राधिकरण अधिनियम 2019 के द्वारा। उद्देश्य क्या है दोस्तों इसके? तो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाओं का विकास करना। इसको किसी भी देश में अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों, किसके लिए? अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों और व्यापार के सतत विकास हेतु एक प्रवेश द्वार माना जाता है। इस लाइन को रट लेना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, प्रवेश द्वार के रूप में माना जाता है। ठीक है दोस्तों, यह घरेलू अर्थव्यवस्था में क्षेत्राधिकार से बाहर के ग्राहकों की वित्तीय सेवाओं से संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। मतलब आपके घर के अंदर कोई आया, उसका क्या है, देखो मान लो एलोन मस्क आया यहाँ पर पहली बार, ठीक है, भारत के अंदर, तो उसको वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति पड़ेगी तो बार बार USA से थोड़ी ना काम करवाएगा, भारत से ही करवाएगा। ठीक है, तो इस तरह कौन बैंक करता है उसकी जो कौन सा केंद्र उसकी जो हेल्प करता है? तो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र करता है। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र, इसको लिख लेना, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र IFSC गुजरात के गांधीनगर में स्थापित किया गया। वर्तमान में IFSC में बैंकिंग, पूंजी बाजार और बीमा क्षेत्रों को कई नियामकों अर्थात RBI, SEBI और IDBI द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ठीक है मेरे मित्रों, अब चलते हैं दोस्तों थोड़ा सा और आगे। इसमें केवल संस्थान ही संस्थान है, केवल वित्तीय प्रणाली के बारे में, बैंकिंग प्रणाली के बारे में बात कर रहे हैं अपन कि किस तरह की बैंकिंग प्रणाली है। लेकिन जब बैंकिंग सेक्टर की बात करेंगे तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, लेकिन यहाँ से भी आपके कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए पढ़ते रहना। ठीक है, अब दोस्तों अपन बात कर लेते हैं NPCI के बारे में, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के बारे में। तो स्थापना 2008 में, हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर। यह भारत में सभी खुदरा प्रणालियों के लिए एक शासी संगठन है। कैसा संगठन है? शासी संगठन है, मतलब इसको बोलते हैं
गवर्निंग बॉडी, कौन सी? गवर्निंग बॉडी है, ठीक है। उनका शासी संगठन है, मतलब उनकी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए नियम कानून बनाता है, ठीक है। इसकी स्थापना आरबीआई और भारतीय बैंक संघ के दिशा निर्देशों की सहायता से की गई। किस दिशा निर्देश? तो आरबीआई और भारतीय बैंक संघ, ठीक है। इसका उद्देश्य तो सभी खुदरा भुगतान प्रणालियों के लिए मौजूद एकाधिक प्रणालियों को एक राष्ट्रव्यापी समान और मानक व्यवसाय प्रक्रिया में समेकित और एकीकृत करना है, ठीक है। ये देश भर में आम आदमी को लाभ पहुंचाने और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए एक किफायती भुगतान तंत्र की सुविधा प्रदान करता है। ये उद्देश्य, ये मैंने इंपॉर्टेंट लाइन ही लिखी है, उनको आप याद कर लेना, रट लेना। ये रटने वाली चीज समझाने के लिए कुछ है नहीं, ठीक है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं अपन मुद्रा बैंक के बारे में। मुद्रा बैंक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पहले भी पूछा जा चुका है, आगे भी पूछ सकते हैं। तो इसका नाम है दोस्तों माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनिंग एजेंसी बैंक। क्या? माइक्रो यूनिट्स के डेवलपमेंट और उनकी रिफाइनिंग करने के लिए एक एजेंसी, और उसका क्या है? ये बैंक है, इसका नाम तो यही कहता है, ठीक है। तो दोस्तों यह बैंक क्या है? एक गैर बैंकिंग सूक्ष्म वित्त संस्थानों को कम दर पर ऋण प्रदान करता है। कैसा है ये? यह क्या करता है दोस्तों? तो माइक्रो यूनिट्स, ठीक है। माइक्रो यूनिट का मतलब क्या होता है दोस्तों? एक तो वो जो गैर बैंकिंग क्षेत्र है, सूक्ष्म वित्तीय संस्थान है, उनको कम दर पर ऋण प्रदान करता है, मतलब वित्तीय संस्थानों को वित्त प्रदान करता है, ठीक है। यह सूक्ष्म वित्तीय संस्थानों को पुनर्जीवित करने दे, और रिफाइनिंग एजेंसी तो पुनर्जीवित करने का कार्य करता है। जैसे मान लो कोरोना के टाइम पे छोटे छोटे बैंकिंग सेक्टर थे, नॉन फाइनेंशियल बैंकिंग जो सेक्टर थे, वो बिल्कुल डूब गए थे। तो उनको किसने पैसा दिया दोबारा से उठने के लिए? तो मुद्रा बैंक ने दिया। किसने दिया? मुद्रा बैंक ने। अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत इस बैंक को लॉन्च किया गया। एक योजना के तहत पूरी वित्तीय संस्थान को ही लॉन्च कर दिया गया था, और उस योजना का नाम था प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ठीक है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं आज के अंतिम टॉपिक और अंतिम संस्थान के बारे में, राष्ट्रीय अवसंरचना वित्त पोषण और विकास बैंक। इसका नाम है नैपफेड, ठीक है। राष्ट्रीय अवसंरचना वित्त पोषण विकास बैंक, मतलब राष्ट्रीय स्तर पर अवसंरचना को बढ़ावा देने के वित्त पोषण करना और उसका डेवलपमेंट करने वाला बैंक। तो स्थापना 2021 में, बहुत इंपॉर्टेंट है, नया है, ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है। यह नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट एक्ट 2021 के तहत इसकी स्थापना हुई थी। उद्देश्य देश में अवसंरचनात्मक विकास में क्रेडिट प्रवाह के माध्यम से सहयोग करना, बॉन्ड और डेरिवेटिव बाजारों का विकास करना, ठीक है। किसका? बॉन्ड और डेरिवेटिव बाजारों का विकास करना। ये बॉन्ड क्या होते हैं, डेरिवेटिव बाजार क्या होते हैं, तो आगे बैंकिंग सेक्टर ही अपन पूरा पढ़ने वाले हैं, वहां पर एकदम से चीज आपकी क्लियर हो जाएगी, टेंशन लेने वाली बात है नहीं, ठीक है मेरे मित्रों। तो दोस्तों आज का हमारा लेक्चर होता है यहीं पर समाप्त। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, ठीक है, नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।